हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन पीनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता का हरियाणा जुडिशियल सर्विस से क्विक रिवीजन हम कर रहे थे। आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इंडियन पीनल कोड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारा ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे आपका जितना पनिशमेंट्स है, यानी कि चैप्टर 3 और आपकी जनरल एक्सेप्शंस जो कि चैप्टर 4 में दी गई। ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके MCQ पॉइंट से अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे MCQ आपके आ सकते हैं, तो वीडियो को कहीं भी मिस ना करें। हम इसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं, उस एंगल से इसको प्रिपेयर करेंगे। सो विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज इंडियन पीनल कोड में हम पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। पनिशमेंट जो है इंडिया के अंदर IPC जो क्रिमिनल केसेस में देती है वो डिफाइन करता है पनिशमेंट्स को सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 75 तक। ठीक है, चैप्टर आपका 3 है। सेक्शंस की आपको लिमिट भी पता होनी चाहिए, इट विल बी गुड फॉर यू। अभी समझते हैं कितनी तरह की पनिशमेंट हमारे लॉ में प्रोवाइड की गई है। देखिए, इंडियन लॉ के अंदर टोटल 5 टाइप की पनिशमेंट, टोटल 5 टाइप्स की। आप बोलेंगे कि आप 5 बता रहे हो, यहाँ कितनी लिखी हैं? 6 लिखी हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, फोर्थली और थर्डली यहाँ से क्या है? मिस है, क्योंकि थर्डली को क्या कर दिया गया है? ओमिट कर दिया गया है। क्यों ओमिट कर दिया गया है? 1949 में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था। जब इंडिया में जब किसी को पकड़ा जाता था, क्रांतिकारियों को, उनको यूरोपियन कंट्रीज़ में दास बनाकर भेज दिया जाता था, तो उनको हमने हटा दिया है। ये सब ब्रिटिशर्स के ब्लैक डेज थे जो इंडिया ने उस वक्त फेस किए थे। सबसे पहली कैपिटल डेथ पनिशमेंट है डेथ यानी कि फांसी दी जाना। आप जनरली देखेंगे तो फांसी के बारे में कई तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं कि जज साहब अपनी कलम तोड़ देते हैं एक बार जब ये दी जाती है। मॉर्निंग आवर्स में ही फांसी क्यों दी जाती है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का एक अलग से टॉपिक बनता है। बट रेयर टू रेयरेस्ट केस में ही डेथ पनिशमेंट दिया जाता है। उसका एक सब्स्टिट्यूट आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसको लेके बहुत सारे मिथ हैं लोगों में। समबडी सेड कि ये 20 ईयर्स के लिए है। नहीं, बोला जी हाँ, सेक्शन 57 में तो मैंने पढ़ा था, अभी हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, 20 ईयर्स आपका रिमिशन या कम्यूटेशन के लिए वो टाइम एक जज किया गया है कितना होगा, लेकिन जितना रिमेनिंग नेचुरल लाइफ है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। अब आती है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मीन्स आप पढ़ते हैं कि आप जैसे 379 में आपने पढ़ा कि इम्प्रिजनमेंट हो 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। तो इम्प्रिजनमेंट है सज़ा, वो कितनी भी हो सकती है। ये रिग्रेस हो सकती है विद हार्ड लेबर और सिंपल हो सकती है। LI हमेशा ही आपकी रिग्रेस होती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है हमेशा रिग्रेस होती है। फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाता है। उसके बाद फाइन आता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ आपके फाइन से ही पनिशेबल होते हैं। देखिए, सेक्शन 53 में मैं कुछ बातें डिस्कस करूंगा, तो प्लीज़ नोट डाउन दोज पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो इंडिया में कौन सी थ्योरी यूज होती है, पनिशमेंट क्यों दी जाती है, व्हाट इज़ द एम बिहाइंड द गिविंग पनिशमेंट, सो दैट यू कैन प्रिवेंट द क्राइम इन द सोसाइटी। तो इसके लिए कई तरह की थ्योरी, जैसे डेटरेंट थ्योरी है, प्रिवेंटिव थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरीज हैं, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, ये जूरिस्प्रूडेंस में आपने सब पढ़ी है। बट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है कि किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी पे कोई कंट्री नहीं चल सकती, कोई लीगल सिस्टम नहीं चल सकता, तो हम मल्टीपल अप्रोच थ्योरी लेके चलते हैं। ठीक है, इसके लिए नरोत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है 1978 का, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया डिटेल डिस्कशन, तो हम इसमें पहले कर चुके हैं अपनी एक्सप्लेन क्लास में। आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितनी तरह की पनिशमेंट होती हैं।
साथ साथ में मैंने बता दिया आपको कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो हमेशा ही कैसी होती है, आपकी रिगरस होती है, सिंपल नहीं होती। अब डेथ पनिशमेंट की हम बात करते हैं। देखिए डेथ पनिशमेंट अगर आईपीसी आप पढ़ेंगे तो आईपीसी में टोटल कितने सेक्शन हैं, 511। इसमें से टोटल 8 सेक्शंस ऐसे हैं, कितने, 8 EIGST 8 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे डेथ का प्रोविज़न दिया गया है। कहाँ कहाँ पे डेथ पेनल्टी मिल सकती है भाई, 121 जहाँ पे यू आर अबैटिंग वेजिंग वॉर और अटेम्प्टिंग वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने एक्चुअल में कोई म्यूटनी कर देता है, डिफेंस से रिलेटेड जो केसेस आते हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी 132, ठीक है। कोई आपने ऐसा फॉल्स एविडेंस दे दिया है जिससे कि किसी इनोसेंट पर्सन की डेथ कॉज हो गई है, आपकी गवाही के ऊपर किसी को फांसी दे दी गई, बाद में पता लगा कि आपकी गवाही तो क्या थी, झूठी थी, तो 194, 121, ठीक है, 132, 194, 302 को तो कौन नहीं जानता, मर्डर, आए दिन इस तरह केसेस आते हैं। 305 में भी आपकी जो है डेथ पेनल्टी होती है, जहाँ पे आप किसी अबैटमेंट करते हैं माइनर या इंसेन या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की, सुसाइड करवा दिया आपने, अबेट कर दिया। अबैटर इज एज गुड एज ऑफेंडर, बल्कि ऑफेंडर से भी ज़्यादा सीरियस होते हैं जो अबैटर होते हैं, ये अबैटमेंट में हम डिस्कस करेंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर है, ठीक है, अगर आपने वैसी हर्ट कॉज कर दी है। किडनैपिंग फॉर रैंसम है, डकैती है, तो इस तरह से टोटल 364A है, 396 है आपका, इन सारे केसेस में डेथ पेनल्टी मिल सकती है। और इन्हीं में कहीं ना कहीं आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस भी दिए गए हैं। तो ये तो है कितने टाइप की पनिशमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है तो। फिर आते हैं 53A पर। 1955 में इसको ऐड किया गया, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों किया गया, क्योंकि पहले एक वर्ड यूज होता था ट्रांसपोर्टेशन, इसका एग्जिस्ट समझ लें बस। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ अगर कहीं लॉ में लिखा है, दो ही बातों को समझना, बेयर एक्ट में कुछ लिखा उसको छोड़ दीजिए। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कहीं लिखा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। क्या समझा जाएगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अगर ट्रांसपोर्टेशन किसी भी लॉ में यूज किया गया है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ से कुछ अलग है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है तो क्या समझेंगे, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और अगर कोई दूसरा है, इससे शॉर्ट टर्म का कोई यूज है, तो दैट हैव बीन ओमिटेड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ इज इक्वल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रेस्ट ऑल ओमिटेड। बस इतनी सी बात अपने दिमाग में रख लें। आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रांसपोर्टेशन को हमने हटाया था ताकि हमारे भारतीयों को जो भी है अपना अपराध भी करते हैं, आपराधिक श्रेणी में भी आते हैं, तो उनको हम ऐसे किसी के पास नहीं भेज सकते। अंग्रेज क्या करते थे, काला पानी भेज देते थे। फिर एक टर्म आती है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप बहुत बार सुने होंगे, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कम्यूट कर दिया है। किसके द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 17। विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, की कंसेंट के बिना अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी की भी, आप 15 अगस्त 26 जनवरी बहुत बार देखते हैं, गुड कंडक्ट के बेसिस बहुत लोगों से सजा माफ़ कर दी जाती है, ठीक है। तो 54 ये कह रहा है कि भाई आप कर सकते हो। अब इसका प्रोसीजर कहाँ मिलेगा, उसके लिए हमें CRPC में जाना पड़ेगा, 433 एंड 433A, ठीक है। कम्यूटेशन का साथ में आप 416 भी CRPC का जरूर देखें, मैं कहूँगा कि ये कहता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी डेथ पेनल्टी को उसकी पोस्टपोन किया जा सकता है, क्योंकि यू कांट किल 2 पर्सन्स। भाई एक को तो आपने पनिशमेंट दे दी, लॉजिकली सोचिए दूसरे को आप नहीं दे सकते, लेस पनिशमेंट कर देना ये यहाँ पे कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट केस लिखिए, शेर सिंह वसीद स्टेट ऑफ पंजाब, ये कई बार पूछा जाता है। मैं जो केस साथ बता रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन दोज केसेस, स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। शेर सिंह वसीद स्टेट ऑफ पंजाब को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये आपका इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कहा गया था कि मान लीजिए भाई किसी की जो डेथ पेनल्टी है वो पोस्टपोन हो रही है किसी भी रीजन से, 2 साल तक हो गई। अब उसके बाद वो ऑटोमेटिक ये राइट नहीं बन जाता है, डिफ़ॉल्ट राइट नहीं बन जाता है कि वो कम्यूटेशन की डिमांड करने लगे, ठीक है। तो ये आपका कम्यूटेशन में आता है। अब अगली चीज़ यहाँ पे आती है 55 में, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। भाई कम्यूटेशन तो कर दोगे आप लेकिन
अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कोई बंदा पहले से है और फिर आप उसको कम्यूट कर रहे हो तो मिनिमम उसको 14 ईयर्स तो जेल में रहना पड़ेगा। 14 साल से कम नहीं कर सकते आप, 14 साल उसको कम से कम बिताना है। 433A CRPC, ये तो सब्सटेंटिव पार्ट है, प्रोसीजर कहाँ है, CRPC में दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट केस पूछा जा सकता है, प्लीज नोट डाउन, KM नानावती केस। कौन सा केस? KM नानावती केस। और इसी केस में ये कहा गया था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है रिग्रेस होती है। ये स्टेटमेंट पे भी पूछा जा सकता है, कम्यूटेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक कम्यूटेशन होता है, एक रिमिशन होता है। आप जो कम्यूटेशन पढ़ रहे हो इसके साथ एक वर्ड पढ़ा जाता है रिमिशन, REMISSION, रिमिशन। रिमिशन एक अलग टर्म है और कम्यूटेशन अलग टर्म है, इसके बारे में डिटेल में हम फिर चर्चा करेंगे। हालांकि प्रीवियस वीडियो अगर आपने डिटेल देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो ये बता दिया 55A ने कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी। भाई अगर सेंटर से रिलेटेड है तो ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। सीधी सी बात, वेरी सिंपल फंडा। अपराध जिसके लिए किया है उसका हो जाएगा। फिर आ जाइए 56 पे। 56 आपको याद है CPC में सेक्शन 56 क्या कहता था? पेमेंट ऑफ मनी पे क्या नहीं करेंगे, महिलाओं को अरेस्ट नहीं कर सकते। किसकी पेमेंट ऑफ मनी? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ मनी पे। वहां भी क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। यहां भी क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है। किसको दे रहा था? यूरोपियन अमेरिकन को। किसको दे रहा था? यूरोपियन। तो हमने इसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, डोंट रिक्वायर्ड। बस आपको पता होना चाहिए कि रिपील हो गया है। मैं इसको इसलिए डिस्कस किया सो दैट आपको CPC का भी रिफ्रेश हो जाए। अब कहते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होती है? 20 साल की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है। नहीं, ये 20 ईयर्स पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ द पनिशमेंट शैल बी रिकॉन्ड एज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कहता है कि जो उसकी लाइफ है वो 20 साल तक ही होगी। नेवर। प्रिजनर सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि भैया उसे रिमेनिंग नेचुरल लाइफ रहना पड़ेगा, 20 साल के बाद उसको आप नहीं छोड़ सकते। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। ठीक है, मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको नोट कर लें। उसके बाद आ जाइए 58, 59 को देखिए क्या कर दिया गया है। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, महक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या कहा था कि द कोर्ट हेल्ड दैट प्रिजनर कैन नॉट बी रिलीज ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स। सेक्शन 433B मैंने क्या कहा था, इसका प्रोविजन वहाँ पे है, इम्पावर्स द गवर्नमेंट टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर ही हैड सर्व्ड 14 ईयर्स इन जेल। कम्यूट कर सकती है लेकिन, और मिनिमम कितना रहना है? 14 साल आपको रहना है। तो महक सिंह वाला केस, ये सारे के नानावती केस, सारे केसेस को समझिएगा। 58 क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया, नॉट रिक्वायर्ड। 59 डिलीट कर दिया गया। 60 पे आते हैं। 60 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के बारे में बता रहा है। सेंटेंस में भी इन सर्टेन केस ऑफ होली और पार्टली रिग्रेस। हमने आपको KM नानावती में क्या कहा कि भाई LI तो क्या होगी? रिग्रेस होगी। आपने टाइप ऑफ पनिशमेंट में क्या कहा था कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दैट मे बी सिंपल और रिग्रेस। अब रिग्रेस है कि सिंपल है, कैसे ये भाई कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्ट, नेचर ऑफ लॉ। वो उसको क्या दे सकता है? होली रिग्रेस दे सकता है, होली सिंपल दे सकता है। एनी पार्ट ऑफ सम शैल बी रिग्रेस और द रेस्ट सिंपल, ऐसे भी दे सकता है। 4 साल रिग्रेस रहेंगे, 3 साल सिंपल रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट। ओके, अंडरस्टूड। ये आपको 60 नेचर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट की बात कह रहा है कि वो सिंपल होगा या उसे आटा चक्की चलवाई जाएगी, रिग्रेस होगा। सिंपल का मतलब ये भी नहीं है कि उसे बिठा के खिलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 379 क्या कहता है कि ये आप बोलेंगे कि 379 कहाँ से आ गया? इसलिए आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ IPC whoever commits theft shall be punished with imprisonment for either description। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि ईदर डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दिया है इसने। कई बार एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है लॉ कि यहाँ पे उसको सिंपल मिलेगी कि यहाँ पे वो मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं, अगर ओनली फाइन से पनिशेबल है, किससे?
ओनली फाइन से पनिशेबल है और उसने फाइन पे नहीं किया, इन दैट केस उसको इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, इसको आप कह सकते हो डिफॉल्ट ऑफ फाइन, पे नहीं किया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, रिग्रेस नहीं मिलेगी। तो ऐसे लॉ आपको बता देता है। अब हम फाइन कह रहे थे, देखो 63 से 67 तक हम फाइन पढ़ेंगे। अब अमाउंट ऑफ फाइन कितना होना चाहिए, बोलो जी हाँ मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, 28 मुझे याद आ रहा है, सेक्शन 28 में पढ़ा था, 29 में पढ़ा था। 28 क्या कह रहा था कि जी जो आपका कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन है, कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन, वो कितना दे सकता है, अनलिमिटेड। असिस्टेंट सेशन जज अनलिमिटेड, सीजेएम 7 साल तक की सज़ा अनलिमिटेड, लेकिन जेएमएससी 5000, जेएमएफसी 10,000, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 5,000 तक का फाइन लगा सकता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपका 10,000 तक का फाइन लगा सकता है। तो लिमिट तो है नहीं, वो लिमिट है कोर्ट की, जजेस की पावर्स की, बट फाइन की कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड हो सकता है, बट सेल नॉट बी एक्सेसिव। बट ऐसा नहीं है कि छज्जूराम बेचारा कोई छोटा सा आदमी है, वो पहुंचा और उसको आपने 10 करोड़ का फाइन लगा दिया, वहीं मुकेश अंबानी है, आप उसको बोले कि 100 रुपये फाइन दे दो, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव, कि वो पे कर सके, उतना ही आपको उसको चार्ज लगाना है। 64 कहता है कि नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में क्या मिलेगी, सज़ा मिल सकती है। 64 एक ही बात कह रहा है कि अगर किसी ने फाइन पे नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो एक कोर्ट की पावर है कि वो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में उसको फाइन के बदले सज़ा दे सकता है, इतना याद रखना है आपको। अब वो सज़ा कैसे दी जाएगी ये 65 बताएगा कि लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्या होगा। 65 को ऑलवेज रीड विद द सेक्शन 30 ऑफ CRPC, कितना होगा, 1/4 किसका, मैक्सिमम का। अगर 3 साल तक का 379 में आपने पढ़ा था, 3 साल तक का, कोर्ट ने कितनी दी, 2 साल की सज़ा दी, उसके साथ में प्लस फाइन लगा दिया 2 ईयर्स प्लस 1000 रुपीज़ का फाइन, फाइन पे नहीं किया, तो किसका 1/4 लगेगा, क्या 2 साल का जो सज़ा दी गई है या जो IPC प्रोवाइड करती है मैक्सिमम, तो जो IPC प्रोवाइड करती है उसका 1/4 लगेगा, यानी कि 9 मंथ्स, ये ना कि 6 मंथ, 9 मंथ लगेंगे, मैक्सिमम का 1/4, एंड दैट विल बी कॉन्जिक्यूटिव, कनकरेंट नहीं होगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा वो, अंडरस्टूड। उसके बाद आ जाइए आप 66, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में बी एनी डिस्क्रिप्शन। आप तो कह रहे थे कि सिंपल होगा, मैंने कहा था जो ऑफेंसेज ओनली पनिशेबल विद फाइन है, जो इम्प्रिजनमेंट के साथ में फाइन लगा है वहाँ पे आपने फाइन नहीं दिया तो इट मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, बट ओनली फाइन लगा है, इन दैट केस इट विल बी सिंपल, ठीक है। 67 जहाँ पे ओनली फाइन है, मैंने अभी आपको क्या कहा, ये याद कर लीजिएगा, अगर 2 महीने तक की सज़ा का मिल सकती है आपको, अगर 50 रुपये तक से ज़्यादा फाइन नहीं है। मान लो कोर्ट ने आपको 49 या 50 रुपीज़ तक फाइन कर दिया, अप टू 50, और आपने नहीं पे किया तो 2 महीने जेल में रहना पड़ेगा। 50 रुपये ना देने पर 100 रुपये तक का है तो कितने महीने रहना पड़ेगा, 4 महीने, और 100 रुपये से ज़्यादा है चाहे वो कितना भी है तो 6 महीने तक की सज़ा आपको दी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम MCQ एंगल, अंडरस्टूड। फिर आते हैं 68, इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन द फाइन। भाई देखो सीधी सी बात है, इन्होंने क्या किया, 50 रुपये पे नहीं किए, कितनी सज़ा हो गई, 2 महीने की, 2 मंथ की। जेल में आए, आंखें खुली, अंदर जाके देखा कि नहीं रह पाएंगे, बोले जेलर को कि भैया पैसे ले लो, हमको छोड़ दो। क्या कितने बोला, ऐसे पैसे नहीं, रिश्वत दे, बोला रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, अपना फ़ाइन दे रहा हूँ, जो फाइन बनता है वो पेमेंट कर दीजिए, एंड सेल टर्मिनेट व्हेन एवर दैट फाइन इज ईदर पेड और लेविड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। या तो कानून उसे माफ़ कर दे या आप अपना जमा कर दो, तो आप जेल से कहाँ चले जाओगे, अपने स्वीट होम। भगवान ना करे कि आप जेल जाए, ठीक है, लेकिन हम जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं तो हमें लोगों को बचाना है, जस्टिस दिलाना है। 69 कहता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब अभी आपके एक बार में नहीं दे पा रहे हैं, ज़्यादा लग गया तो थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। कितना दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए, तो भी आपको वहाँ से छोड़ा जा सकता है। अब इलुस्ट्रेशन इसके जरूर देखिए, मान लीजिए ए है, ये जेल में है, ठीक है, और इसके ऊपर कितना फाइन लगा, 100 रुपये का फाइन लगा है।
अब 100 रुपये का फाइन है तो कितने दिन रहेगा, 4 मंथ्स। अगर ये 101 रुपया होता तो कितना हो जाता, 6 मंथ हो जाता। देखा 1 रुपये की वैल्यू समझिए आप, 2 महीने जेल में बिताने पड़ सकते हैं किसी को 1 रुपये की वजह से। अब 1 महीना बीत जाने के बाद ये कहता है कि जी ऐसा है 75 रुपीज़ ले लो और मुझे घर जाने दो। बोला यार फाइन 100 रुपये का था भैया, 25 रुपये बनते हैं आपके 1 महीने की सज़ा के, तो 25 रुपये की सज़ा तो मैं काट चुका हूँ 1 महीना। यानी कि जितना आपका रिमेनिंग अमाउंट बचा है उतने दिन अगर आप सज़ा काट चुके हुए, दिस 1 मंथ इज इक्वल टू 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ की सज़ा आपने काट ली, 75 रुपीज़ आप पे करो और अपने गो टू स्वीट होम। और दोबारा से ऐसी गलती मत करना, भगवान ना करे कि आपको दोबारा जेल में आना पड़े। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 70 कहता है, ये पूछा जाता है लिमिटेशन करके पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन 70 में कितना लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, आपका दिमाग चलेगा सीआरपीसी में लिमिटेशन कहाँ दे रखा है, 467 468 में चला जाएगा। कहाँ पे, सीआरपीसी कहाँ, 467 468 यही तो बताते हैं लिमिटेशन पीरियड का, कि अगर सिर्फ फाइन से है तो कितना है, 6 मंथ है, अगर अप टू 1 ईयर है तो 1 ईयर है, और अगर अप टू 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स है, और 3 साल से ज़्यादा कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता। दिमाग वहाँ नहीं ले जाना है। 6 ईयर्स अगर किसी के ऊपर आपने फाइन लगाया है और बंदा क्या हो जाता है, मर जाता है, तो उसकी लाइबिलिटी नहीं जाती। विद इन 6 मंथ आप 6 ईयर सॉरी आप क्या कर सकते हो, उसे उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है। इसको एक ही बात से याद रखना कि डेथ जो है किसी की भी, वो उसको इससे रिलीव नहीं करती है, रिलीव नहीं करती है इस बंदे को इस चीज़ से। नाउ सेक्शन 71, इसको हमने सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा था। ये देखिए कई तरह की चार्जेस फ्रेम होते हैं ना, तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए अगर किसी ने किया है तो उस केसेस में क्या होता है। मान लीजिए किसी ने आपको 1 डंडा मारा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे, 5 मारे, उसने डंडे मार दिए 100। आपने कहा जी मुझे हर्ट कॉज कर दी गई, हर्ट के लिए मान लेते हैं उसको सजा मिली 1 महीना मान लेते हैं, तो उसको आपको कितना दे दोगे भैया, 100 महीने सजा दे दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो सीरीज सेम ट्रांजैक्शन अगर है, इसको 3 फैक्टर्स में याद रखना है। 3 फैक्टर्स बनते हैं यहाँ पे, ये जरूर याद रखिएगा। पहला वेयर टू वेयर, दूसरा इस वेयर से लेके यहाँ तक, ठीक है। आपको इसमें टोटल 3 चीज़ें निकालनी है। पहली है कि जब सेम ट्रांजैक्शन में हो, अलग अलग डेफिनेशन हो लॉ की, ठीक है, इट इज़ अ लिबरल रूल। क्या है ये, लिबरल रूल है। जब ऑफेंस मल्टीपल पार्ट्स का बना है, ईच पार्ट इज इक्वल टू ऑफेंस, यानी कि हम भाई उसे सिंगल ऑफेंस मानेंगे, हर पार्ट को अलग अलग नहीं मानेंगे। जब ऑफेंस को किसी डिफरेंट 2 जगह डिफाइन किया गया है, एक्ट कह रहा है कि एक ऑफेंस की डेफिनेशन ये बनती है, दूसरे की ये बनती है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि जहाँ पे एक एक्ट और दूसरा एक्ट मिला हुआ है, तो इसको आप सेक्शन 31 सीआरपीसी से साथ पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। सेक्शन 72, एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ए ने उसको 50 डंडे मारे, जो मैंने आपको डंडे वाला एग्जांपल दिया, सेम वही आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपके बुक में दे रखा है, पढ़ के देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम वही बात कह रहा है। 72, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ 1 और सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल। भाई देखिए बड़ा कंफ्यूजन हो गया है, क्या हो गया है, डाउट हो गया है। ये बताता है रूल फॉर द अवार्ड ऑफ पनिशमेंट, कि मैं क्या पनिशमेंट दूं। इन ऑल केसेज इन जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ 1 ऑफ सेवरल ऑफेंसेज। भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसने थेफ्ट किया है, यहाँ पे इसने रॉबरी भी की होगी, एक्सटॉर्शन किया हो, रॉबरी तो नहीं लेंगे, एक्सटॉर्शन है। भाई थेफ्ट भी लग रहा है, एक्सटॉर्शन भी लग रहा है, क्या है, डाउटफुल है, कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा। अपराध तो किया है, अपराध तो किया है, बट थेफ्ट की है कि एक्सटॉर्शन की है। इन दैट केस बेनिफिट किसको मिलेगा, एक्यूज्ड को मिलेगा। ऑलवेज एक्यूज्ड को बेनिफिट मिलता है कि जो लोअर पनिशमेंट है, लोएस्ट, वो उसको दी जाएगी, ना कि भाई आपको खुद डाउट है तो मिनिमम पनिशमेंट ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। अब देखिए परेशान, एकदम हैरान, एकदम देखो इसका एग्ज़ाम बेचारे एग्ज़ाम आ गया है, परेशान हो गया है, बैठा है जेल के पीछे, एग्ज़ाम देना है, इसको कैसे देगा। देखिए जब आप एमसीक्यू की तैयारी करते हैं ना, तो ट्राई टू मेक अ पिक्चर इन योर माइंड रिगार्डिंग द सेक्शंस, तब ज़्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जाना है। अब
ऊपर वाले की मेहरबानी से आप सबका प्री क्लियर हो जाए तो फिर मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने हमारे लीगल एस्पिरेंट्स इतना मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल गेट देयर फ्रूट्स। इट्स वेरी सिंपल कि आपने एक बीज यहाँ पे बोया है और एक बीज मैंने यहाँ पे बोया है, हमारे 2 खेत हैं। अब आप इसमें रेगुलर पानी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो क्या है, आपका ये पेड़ फल फूल गया और एक दिन फ्रूट्स देने शुरू कर दिए। मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा इसके पानी नहीं दिया, बेचारा छोटा सा ही रह गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें अपना हार्डवर्क का पानी दिया ही नहीं। तो हाउ कैन आई टेक आउट द फ्रूट्स? और मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाले तूने क्या किया, इसकी किस्मत अच्छी है। मैंने क्या कहा, इसका लक अच्छा है कि इसको फ्रूट्स मिल रहे हैं, मेरा लक अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे फ्रूट्स नहीं मिल रहे। अरे कैसे मिलेंगे भाई, मेहनत तो नहीं की, अपना पसीना, अपना मेहनत, अपना पानी नहीं डाला ना, इसमें खाद नहीं डाली ना अपने हार्डवर्क की, कैसे मिलेगा? तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दीज थिंग्स। तो निराश नहीं होना है। आखिरी समय पे अगर कभी कभी लगता है कि हमारा प्रिपरेशन का लेवल उतना नहीं पहुंचा, लेकिन नहीं, वी ऑल कैन डू दिस। इम्पॉसिबिलिटी सेज इट सेल्फ, आई एम पॉसिबल। स्पेलिंग पढ़ लो, आप तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, स्पेलिंग मुझसे अच्छी आती है आपको। तो इम्पॉसिबल व्हाट इट सेज, आई एम पॉसिबल। चलिए अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं। यहाँ से मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा MCQ पूछा जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है काल कोठरी की सज़ा। मूवीज़ में आपने देखा होगा, अंधेरी कोठरी में जहाँ ढंग से खड़ा नहीं हो सकता आदमी, उसमें डाल देते हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो इसमें कि उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, तो वहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, उसको ऑर्डर दे सकता है ऑफेंडर को कि उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, क्योंकि वो समाज के रहने लायक ही नहीं है, बहुत घिनौना अपराध उसने किया है। लेकिन क्या उसको सारी उम्र रखा जाता? नहीं। मैक्सिमम जो दी जा सकती है किसी को 3 मंथ दी जा सकती है। पहला क्वेश्चन क्या है, कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो? 3 मंथ। 1 महीने में, ठीक है, अगर 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं है, ठीक है, ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड। अगर 6 महीने तक की सज़ा है, कितनी, अप टू 6 मंथ तक की सज़ा है, तो कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा? 1 मंथ का, ठीक है। और अगर वो वहाँ पे 2 महीने, अगर कितना है, अप टू 1 ईयर है। 6 महीने से ज़्यादा है और 1 साल से कम है तो 2 महीने। इस चार्ट को बना लीजिएगा। और अगर क्या है, 1 साल से ज़्यादा है तो इन केस मैक्सिमम 3 मंथ। 6 महीने तक 1 महीना, 6 महीने से 1 साल तक 2 महीने, और 1 साल से ज़्यादा तो 3 महीने। तो 3 महीने से ऊपर नहीं जा सकते मैक्सिमम। लेकिन अगली मज़ेदार बात और सुनिए, यहाँ पे ये चार्ट तो आपने बना लिया, टोटल 3 मंथ्स इन अ होल, 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ। ये एक आपका MCQ यहाँ से आ गया, ठीक है। अब कोने में बैठा बैठा देखो बेचारा लाइन बना रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे जो NGO हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने केसेस किए, बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया कि सही नहीं है। बिकॉज देखिए, किसी को भी क्या हो जाता है कि मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है आदमी। तो एक बार में कितना देना है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। शुड नॉट एक्सीड, नो केस, सेल इन नो केस। 14 दिन से ज़्यादा तो बट भाई 3 महीने से ज़्यादा टोटल नहीं दे सकते, एक बार में 14 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। एक बार 14 दिन दे दी तो दूसरी बार 14 दिन का गैप देना होगा, अगले 14 डेज तक नहीं दे सकते, ठीक है। और जब इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज़्यादा हो, 3 महीने से ज़्यादा हो, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड। भाई चलो आपको 14 दिन क्यों देना है, आपको पूरा करना है 3 महीने के अंदर। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो 1 महीने में 7 डेज से ज़्यादा नहीं देना, और 7 डेज का ही गैप भी होना चाहिए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के 2 सेक्शन हैं, 73, 74, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। सुनील बत्रा वाला केस जिसको हम PIL से भी जोड़ते हैं, जिसे PIL का, हालांकि कुछ लोग फर्स्ट केस मानते हैं, बट PIL का सेकंड केस था। वो फर्स्ट केस कौन सा था, हुसैन आरा खातून वाला केस था। सुनील बत्रा दिल्ली तिहाड़ जेल का केस है, ठीक है, जहाँ पे जेलर बहुत ज़्यादा जाति करता था लोगों के साथ। 73 बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है क्या, 74 उसका एग्जीक्यूशन बता दिया आपको। नाउ वी विल कम टू 75। भाई सीधी सी बात है, चैप्टर 12 किसकी बात करता है,
चैप्टर 12 कहता है कि जितने भी ऑफेंस है रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। एंड चैप्टर 16 क्या बात कह रहा है, सॉरी 17, चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, इन्हीं की तो बात कह रहा है। थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकैती है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, फ्रॉड, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। दीज आर द ओनली टॉपिक्स इन द चैप्टर 17। हम इसकी बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति पहले इनमें कोई ऐसा ऑफेंस कर चुका है और उसमें उसको 3 साल तक की सजा मिली है, 3 साल या उससे ज़्यादा, इससे कम वाले को प्रीवियस कन्विक्शन में काउंट नहीं करते। पहले कुछ ने ऐसा अपराध किया इन दोनों चैप्टर्स के तहत और उसको 3 साल या उससे ज़्यादा सजा मिली, अब दोबारा उसने अपराध कर दिया, हैबिचुअल ऑफेंडर, CRPC 100-110, जिसे सिक्योरिटी भी ले सकता है कौन, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कितना 3 साल का सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जा सकता है। साथ में रिवाइज करते रहिए। दोबारा ऑफेंस कर दिया से तो क्या होगा, दैट मे बी सेम और दैट मे बी डिफरेंट, बट इन चैप्टर्स में अगर ऑफेंस किया है तो उसको क्या होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स, ठीक है, ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन उसको दी जा सकती है। समझ गया। हालांकि उसका प्रावधान, मान लीजिए पहले एक बंदा चोरी के केस में पकड़ा गया, 3 साल की सजा हो गई, 389 में उसको क्या किया गया, 380 में उसको पकड़ा कि भाई आपने किस घर में, किसी के रेजिडेंशियल हाउस में आपने चोरी की है, 7 साल तक की सजा, 4 साल की सजा दे देगी। फिर से पकड़ा गया चोरी के लिए, तो भैया इस बार तुम्हें 4 साल नहीं देंगे, बोला जी 4 साल दे रखा, बोले 75 पढ़ो, प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका, अब हम तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तुम अंदर ही रहो जेल में। तो 75 प्रीवियस कन्विक्शन आप CRPC में जब पढ़ेंगे तो बहुत जगह पे आपके काम आएगा। तो यहां तक कवर हो जाता है हमारा पनिशमेंट का चैप्टर। अब आते हैं हमारे जर्नल एक्सेप्शंस के ऊपर। देखिए जर्नल एक्सेप्शंस क्या हैं, चलिए इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए, हिंदी में भी लिखा है स्लाइड में। भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 और अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए, 3 वर्ष भी उसमें इंक्लूडेड है, या उससे अधिक अवधि के लिए दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध हो, पहले से दोष सिद्ध हो, उन अध्यायों के तहत किसी अवधि के कारावास के दंडनीय अपराध का दोषी होने वाले प्रत्येक अपराध के लिए विषय वस्तु तो उसे आजीवन कारावास या किसी ऐसी अवधि का जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये आपका सेक्शन 75 है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये क्या है कि आपका जो है बहुत CRPC के उनके साथ जैसे चार्ज फ्रेम करेंगे वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आप जज बन जाएंगे तो जुडिशियल अफसर होने के नाते आपको बहुत जगह पे ये नोट लेना पड़ेगा, वैसे वाला नोट नहीं कि उसको प्रीवियस कन्विक्शन मिला है कि नहीं मिला है। अरे भाई वहाँ जाएंगे तो बहुत ईमानदार बनेंगे, न्याय की मूर्ति। देखिए सोशल वर्क सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप NGO के साथ रह के या समाज में रह के कर सकते हैं, या फिर देश की सेवा आप सिर्फ बॉर्डर पे जाके कर सकते हैं। हमारे जो सैनिक भाई बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं, वी कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू देम इन द कंडीशंस इन विच दे आर लिविंग इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड हाईली टेररिस्ट एरिया, छत्तीसगढ़, नक्सलवाद, सब जगह पे, चाहे वो CRPF के हैं, BSF के हैं, आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हम यहाँ पे हैं। एंड बीइंग इनसाइड आवर कंट्री इट्स आवर प्राइम ड्यूटी दैट कि हम अंदर रह के देश की कुछ ना कुछ मदद करें। तो बीइंग ए जुडिशियल अफसर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को न्याय दिला सकते हैं, सच को जिंदा रख सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक से डिस्टर्ब नहीं होना है। आई होप पनिशमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 53 से लेकर के 75 तक आपने पनिशमेंट समझ लिया। देखिए इसके बाद आज वाले चैप्टर के बाद हम सीधा डायरेक्ट एक अबैटमेंट करेंगे। अबैटमेंट के बाद हम सीधा चैप्टर 16 और 17 पे चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं वहाँ से होती हैं। एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन सीरीज आल्सो अप टू 13th को हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और एग्ज़ाम देकर आ जाएंगे, ठीक है। अभी आ जाइए जर्नल एक्सेप्शंस के ऊपर। देखिए जर्नल एक्सेप्शन जो है ये आपकी IPC के अंदर चैप्टर 4 में दी गई है। जर्नल एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि मनुस्मृति जब बनी थी, मैंने आपको क्या कहा था कि कुछ नहीं किया है मैकॉले ने। मैं कुछ लोगों की बातें सुनता हूँ अपने जुडिशियल फील्ड में, बहुत सारे वकील भाई हैं जो कहते हैं कि मैकॉले ने IPC बना दी, देखो यार कमाल कर जा रहे, कुछ नहीं किया उसने भाई।
सब इंडिया से पैदा हुआ है, सब कुछ इंडिया से चला है। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने सब कुछ अपने वहाँ भी जो किया ना वो इंडिया से लेके गए हैं। मनुस्मृति में जनरल एक्सेप्शंस पहले भी थी। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब है कि टोटल देखिए इसको टोटल 8 हेड्स में डिवाइड करते हैं। कितने में? 8 तरह की जनरल एक्सेप्शन मानी जाती हैं। टाइप बता रहा हूँ मैं, सेक्शंस 8 नहीं है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन जो आपकी सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 106 तक दी गई है। ठीक है, ये आज के वीडियो का सेकंड पार्ट है। जब आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है और एक मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। फिर कहीं पे क्या हो जाता है कि कुछ एक्सीडेंटल एक्ट हो जाते हैं। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आ जाती है, डोलिन कैपेक्स आ जाता है। 7 साल से कम आयु का बच्चा कोई भी अपराध कर दे, ये मनुस्मृति ने भी कहा था, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे से अगर कोई अपराध कर दिया तो उसे पाप की श्रेणी में नहीं लिया जाता। पाप मतलब क्राइम, जिसे आज हम क्राइम कहते हैं उसे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति पहले पाप कहती थी। एक्सीडेंटल एक्ट, नेसेसिटी, या फिर इनकैपेबिलिटी टू कमिट अ क्राइम, भाई कोई पागल है, अनसाउंड माइंड है, या कुछ एक्ट कंसेंट से, तो कंसेंट से किसी को मार दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कंसेंट से कोई लीगल एक्ट, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कंसेंट ले लिया, आप मर गए, भगवान ना करे आप मरे, कोई भी मरीज जो है मर गया ऑपरेशन के दौरान, तो क्या डॉक्टर को फांसी दे दोगे? फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। अब मैंने आपको कंसेंट दी कि रिवॉल्वर लो मुझे गोली मार दो, आपने गोली मार दी, ये कंसेंट नहीं है, ये कंसेंट नहीं है। फिर एक चीज़ आती है प्राइवेट डिफेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड, सेल्फ प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट डिफेंस में आपने किसी को गोली मार दी, सेक्शन 100, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किसी को गोली मार दी, सेक्शन 103। अंडरस्टूड? तो आज इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट को समझना होगा। सेक्शन 76 को हमेशा पढ़ें सेक्शन 79 के साथ। जुडिशियल एक्ट, यानी कि जो कानून, भाई एक जल्लाद है वो किसी को फांसी दे देता है तो वो भी तो किसी का मर्डर ही कर रहा है, तो क्या करोगे? वो एक जुडिशियल एक्ट कर रहा है। सेक्शन 77 से 78, जज साहब ने फांसी सजा सुना दी तो उसने भी तो किसी को मार ही दिया, लेकिन वो क्या है? वो उनके जुडिशियल एक्ट है। एक्सीडेंट में कोई ऐसा काम हो गया, भाई सिर्फ कुछ काम कर रहे थे, छत पे कोई ईंटा गिरा, किसी सिर पे लगा और बंदा मर गया, जानबूझ के मार दिया, क्या? एक्सीडेंट हो गया। आफ्टर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, आप एकदम बाइक पे जा रहे थे, 70 की स्पीड नहीं थी आपकी स्पीड थी कितनी? 25 की स्पीड पे, हेलमेट लगा रखा, लाइसेंस था, सब कुछ था, अपनी साइड से जा रहे थे, लेकिन एकदम कोई व्यक्ति भागते हुए और आपकी गाड़ी से टकरा गया, पहले से बीमार था, मर गया, आपने कोई गलती की नहीं की, क्या हुआ? एक्सीडेंट। आपको क्या जेल में भेज देंगे, फांसी दे देंगे? नहीं, जनरल एक्सेप्शन मिलेगी, नो ऑफेंस। नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जरूरी था ऐसा करना, बड़े अपराध को बचाने के लिए छोटा करना जरूरी था। एक जहाज वाले ने क्या किया, एक तरफ बोट में 50 आदमी बैठे थे, एक तरफ 2 आदमी बैठे थे, अगर वो अपने जहाज को इधर मोड़ता तो 50 मर जाते, उसने इधर मोड़ दिया तो 2 आदमी मारे गए, 50 को बचा, नेसेसिटी। लेकिन नेसेसिटी में ऐसा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हम यहाँ डिस्कस करेंगे जहाँ 2 व्यक्ति एक तीसरे व्यक्ति को समंदर में खा गए थे अपने आप को बचाने के लिए, वो नेसेसिटी नहीं हो सकती, वो जो है यहाँ पे नेसेसिटी नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना। उस केस को हम डेडली एंड स्टीफन केस की बात कर रहा हूँ मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये 3 लोग समंदर में जाते हैं, उनमें से इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं रहता है, तो एक छोटा बच्चा इनके साथ में होता है जिसको ये मार के खा लेते हैं अपनी जान को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। और फिर ये जब आते हैं किसी सिटी में तो इनके ऊपर ये चार्ज लगाया जाता है और ये प्ली लेते हैं डॉक्ट्राइन नेसेसिटी की, बट कोर्ट वहाँ पे मना कर देती है। इन्फेंसी, 7 साल से कम और 7 से 12 के बीच, 7 से कम तो कोई अपराध नहीं है, डोली इन कैपेक्स। 7 से 12 के बीच में अगर उसका कंडक्ट बताएगा, घड़ी चुराने के बाद पहन के घूम रहा है, चोरी नहीं की, घड़ी चुराई जाके किसी को बेच दी, चोरी की है। इंसैनिटी, पागल है। मैकनेक्थन्स केस, सबसे इंपॉर्टेंट फेमस केस। इंटॉक्सिकेशन, दारू पी ली। 85 में किसी ने धोखे से पिला दी, कोई ऑफेंस नहीं है। 86 डिफेंस नहीं है। 86 अपनी मर्जी से आपने पिया और उसके बाद आपने जो किया, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एक्ट, तो भैया फिर डिफेंस नहीं। पीने से पहले आपको पता था ना कि आपसे भी इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि पीते क्यों हो। कंसेंट,
87 से 92, स्पेशली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बनाया गया है। तो अगर मैं सही बताऊं तो आपको कम्युनिकेशन, आप पहुँचे, आपने बोला कि अरे अरे आपका तो बेटा जो है ना वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। ये सुनते ही सामने वाली आंटी जी, बूढ़ी थी बेचारी, शौक लग गया, निकल ली। आपने क्या गुड फेथ में न्यूज़ दिया, किसमें दिया, गुड फेथ में, लेकिन आंटी जी निकल गई, तो आपके ऊपर क्या चार्ज लगा देंगे? नहीं। कम्युनिकेशन दैट मस्ट बी इन गुड फेथ। अश्वत्थामा मारा गया, महाभारत वाला सीन नहीं चलेगा जहाँ के पीछे इंटेंशन ही दूसरी थी। ड्यूरेस सेक्शन 94, ट्रिफलिंग एक्ट सेक्शन 95, ठीक है। उसके बाद आ आता राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 106 तक, 96 से 106 तक, ठीक है। तो ये सारे एक्ट हैं जो आपके जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं। सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में आपने पनिशमेंट के बारे में अच्छे से समझा। टोटल अराउंड 40 मिनट्स के करीब वीडियो है। तो पनिशमेंट्स को एक बार अच्छे से MCQ बेस्ड इसको समझ लें। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपका जनरल एक्सेप्शन के ऊपर बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो अभी कुछ टाइम के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा, उस पर आप देखिएगा। और ये आपके लिए MCQ में अगर आपने पहले 4-5 चैप्टर कर लिए और चैप्टर 16 और 17 कर लिया, दैट इज़ मोर देन एनफ इन IPC। कवर तो हम बाकी भी करेंगे, बट इनको थोड़ा सा हम सीरियसली करेंगे। बीच वाले पार्ट का हम एक्चुअल में क्विक रिवीजन करेंगे। सो आप मुझसे मेल कर सकते हैं, आप साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा पर भी फॉलो करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि इस एग्ज़ाम के समय में उनकी हेल्प हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,